हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईओएस हिस्ट्री कोड 315 क्लास 12th के लिए चैप्टर 15, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। हम पार्ट में ही चैप्टर को डिवाइड करेंगे। प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। मुगल साम्राज्य का पतन। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके लास्ट शासक कौन थे? औरंगज़ेब को माना जाता है। उस समय तक मुगल साम्राज्य की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तब शासक कौन बने? मुगल साम्राज्य का समापन कब हो गया था, कैसे हुआ? मतलब मेन जो शासक थे वो थे औरंगज़ेब। आप प्रीवियस चैप्टर्स में ज़रूर देखें इनके बारे में। मुगल साम्राज्य का समापन सन 1707 ईस्वी में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। तो 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। नए शासक बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम, बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1707 से 1712 तक उन्होंने शासन करा, ने समझौते की नीति अपनाई। एक उन्होंने कौन कौन सी बातों को अपनाया इसमें देखेंगे। उसने उन सभी दरबारियों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उसके विद्रोहियों का साथ दिया था। उसने क्या करा? सभी दरबारियों को माफ़ कर दिया जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। उसने उन्हें समुचित क्षेत्र तथा पद प्रदान कर दिए। उसने जजिया हालांकि नहीं हटाया, परंतु एकत्र करने का अधिक प्रयत्न भी नहीं किया। जजिया तो हटाया नहीं, फिर ऐसा नहीं है कि बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर वसूला हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जजिया कर धर्म के नाम पर वसूला ज़्यादा था मुसलमानों से। ठीक है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था। बहादुर शाह हालांकि दक्कन में बुंदेला प्रमुख छत्रसाल तथा जाट सरदार चूड़ामन के साथ समझौता करने में सफल रहा। तो जो बहादुर शाह थे उन्होंने बुंदेला प्रमुख छत्रसाल के साथ, जाट सरदार चूड़ामन के साथ समझौता करा और वो सफल भी हुए उसमें, जिसमें जाट प्रमुख ने सिखों के विरुद्ध अभियान में उसकी सहायता की थी। और जाट प्रमुख ने सिखों के विरुद्ध जब अभियान चला था उसकी हेल्प भी करी थी बहादुर शाह की। फिर जब बहादुर शाह के बाद कौन बने? जहांदार शाह बने 1712 से 1713 तक, जो कि एक बेहद कमज़ोर और अयोग्य शासक थे। उसके वजीर जुल्फ़िकार खान ने साम्राज्य चलाने की शक्तियाँ हथिया ली। तो जो उनके जो वजीर थे जहांदार शाह के, जिनका नाम था जुल्फ़िकार खान, उन्होंने उनकी शक्तियों को हथिया लिया जहांदार शाह की। जुल्फ़िकार ने महसूस किया कि शासन संचालन के लिए राजपूतों तथा मराठों के साथ मित्रता संबंध बनाए रखने में ही भलाई है। तो जो जुल्फ़िकार था, जिन्होंने जहांदार शाह से शक्ति छीन ली थी, उन्होंने फील किया कि राजपूतों और मराठों के साथ मित्रता करने में ही फ़ायदा है। शासन की सलामती के लिए हिंदू प्रमुखों के साथ समझौता अनिवार्य है, और शासन की अगर सलामती चाहिए तो हिंदुओं के प्रमुखों के साथ समझौता कर लिया जाए। उसने औरंगज़ेब की नीतियों को उलट दिया, जो औरंगज़ेब ने नीतियाँ बनाई थी। घृणास्पद जजिया कर हटा दिया गया, और जो जजिया कर था, जैसा आपको बताया था, धर्म के नाम पर वसूला जाता था मुसलमानों से, तो वो हटा दिया। उसने सिखों के खिलाफ दबाव वाली नीति का भी अनुसरण किया, और ये उन्होंने अनुसरण भी किया सिखों के खिलाफ जो दबाव वाली नीति का। साथ ही साथ जुल्फ़िकार ने आर्थिक व्यवस्था में सुधार के भी कई प्रयास कर दिए। तो जुल्फ़िकार ने आर्थिक व्यवस्था में सुधार के भी कई प्रयास करे कि स्थिति सुधरे। ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। सैयद बंधु, कई बार एग्जाम में ये आता है कि सैयद बंधुओं के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैयद बंधु वो थे जो राजाओं को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान हुसैन अली खान बरहा को उच्च पद प्रदान किए। तो सैयद बंधुओं ने क्या करा, अब्दुल्ला खान हुसैन अली खान बरहा को उच्च पद हाई पोस्ट दे दी। सैयद बंधुओं ने क्या करा, ये आपको पॉइंटों में लिख लेने हैं। सैयद बंधुओं ने वजीर तथा मुख्य बख्शी की उपाधि धारण की, और उनको वजीर तथा मुख्य बख्शी की भी उपाधि धारण की उनको मिली, तथा शासन के कामकाज पर नियंत्रण स्थापित भी किया उन्होंने। सैयद बंधुओं ने सिख विद्रोह को निर्णायक रूप से दबा दिया। सिख विद्रोह को भी दबाया सैयद बंधुओं ने। वही राजपूत, मराठों तथा जाटों के साथ सुलह समझौते का भी प्रयत्न उन्होंने करा। (1719) में सैयद बंधु जोधपुर से अजीत सिंह तथा मराठा सेनाओं को बादशाह को पदच्युत करने के लिए ले आए। तो 1719 जब तक जब सैयद बंधु ने क्या करा, जोधपुर से अजीत सिंह और मराठा सेनाओं को बादशाह को उन्होंने पद के लिए चुना। फखरुसियार के कत्ल ने सैयद बंधुओं के खिलाफ संबरभात कुलों में विद्रोह की आग जला दी। जब फखरुसियार की कत्ल हो गया तब सैयद बंधुओं के खिलाफ क्या हुआ, कुलों में विद्रोह की आग जल गई। यह वर्ग सैयद बंधुओं की बढ़ती शक्ति से भी ईर्ष्या रखते थे। और ये क्या कर रखते थे, ईर्ष्या सैयद बंधुओं से क्यों रखते थे, क्योंकि उनकी शक्ति बढ़ रही थी। इनमें से कई अमीरों, मुख्यतः औरंगजेब के समय के पुराने अमीरों ने राजस्व कृषि को वजीर के प्रोत्साहन के प्रति गुस्सा किया। तो क्या करा, पुराने अमीरों ने राजस्व कृषि को वजीर के प्रोत्साहन के प्रति गुस्सा किया उसमें, जो उनके अनुसार मुगल शासन कला की धारणा का खुलेआम उल्लंघन था। क्योंकि वो ये मानते थे कि ये मुगल काल शासन काल की कला की धारणा का खुलेआम उल्लंघन है। फखरुशियार के स्थान पर सैयद बंधुओं ने, तो ये याद रखना आपको, फखरुशियार के स्थान पर सैयद बंधुओं ने 8 माह में 3 युवा राजकुमारों को एक के बाद एक गद्दी सौंपी। तो ये मेन काम है। सैयद बंधुओं ने क्या करा, फखरुशियार के बाद एक के बाद एक 8 महीने के अंदर 3-3 राजकुमारों को बना दिया। 2 राजकुमार तो रफ़ी उर दर्जात तथा रफ़ी उद दफ्ता क्षय रोग की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और तीसरे राजकुमार ने जिसने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी, सैयद बंधुओं के नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए समुचित शक्ति का उपयोग किया। तो तीसरा जो राजकुमार था मोहम्मद शाह, उन्होंने क्या करा, सैयद बंधुओं की शक्ति से बाहर निकलना चाहा और अपनी समुचित शक्ति का भी प्रयोग किया। निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खान तथा उसके पिता के चचेरे भाई मोहम्मद आमीन खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह का संगठन हुआ तथा इन प्रभावशाली अमीरों ने अंततः सैयद बंधु को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। और जब निजात उल मुल्क चिनकिलिच खान तथा उसके पिता के चचेरे भाई मोहम्मद आमीन खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह बना दिया, संगठन बनाया, और प्रभावशाली अमीरों ने क्या करा, सैयद बंधुओं को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यानी कि सत्ता से बाहर सैयद बंधु कब हो गए थे, 1720 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैयद बंधु कौन थे, जो राजाओं को बनाने में यानी कि उनको पोस्ट देने में या राजाओं को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। अमीरों के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ चुकी थी। वे अपने स्वार्थ हेतु बादशाह के नाम का फरमान जारी करवाया करते थे। जो अमीर थे वो बादशाह का फरमान जारी करवाया करते थे। बादशाह की स्थिति मात्र कठपुतली की हो गई थी। जो बादशाह था वो अब कठपुतली के तौर पे ही काम करा करता था, जिसके पास शक्ति नहीं थी। असली शक्ति किसके पास थी, अमीरों के संघों के हाथों में थी। तो बादशाह के पास शक्ति नहीं थी, सबसे ज़्यादा शक्ति किस पे थी, अमीरों के पास। अमीर पूरे साम्राज्य की गतिविधियों को केंद्र से नियंत्रित करते थे। हम पूरे साम्राज्य की गतिविधियों कहाँ से नियंत्रित करते थे, कंट्रोल करते थे, केंद्र से। यहाँ तक कि उन्हें उन राजाओं की स्थिरता की भी काफ़ी फिक्र थी जहाँ उनकी जागीरें थी।
और उन्हें उन राज्यों की स्थिरता की भी काफ़ी फिक्र थी कि उनकी जागीरें थी, जहाँ पर बादशाह के नाम पर शासकों तथा फौजदारों तथा अन्य स्थानीय कार्यालयों को फरमान करने का जनादेश या विशेषाधिकार भेजे जाते थे। कुछ अधिकार प्रदान करने का जनादेश या विशेषाधिकार भेजे जाते थे। तो बादशाह के नाम पर शासकों को और फौजदारों को तथा अन्य स्थानीय कार्यालयों को भी फरमान भेजे जाते थे बादशाह के नाम पर बादशाह के पास इसकी शक्ति नहीं थी। शक्ति किसके पास थी? अमीरों के पास। वजीर चीन, ये हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? वजीर चीन खिल्जी खान ने अक्टूबर 1724 में, आपको लिख लेना है, 24 में हैदराबाद की स्थापना हेतु दक्षिण की ओर रुख किया। तो जब हैदराबाद की स्थापना, मेन बात है इसके अंदर, वजीर चीन खिल्जी खान ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की थी और उसने फिर दक्षिण की का रुख किया था, दक्षिण की ओर वो चला गया था। ये भी एग्जाम में आता है कि किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था 1738 में? तो 1738 से 39 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ये हमारा मुगल शासन के पतन का जो टॉपिक था यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको ये सॉल्व कर लेने हैं क्वेश्चंस। मराठा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।